lecture. Today we are going to see revise some concepts of use cases, use case diagram, and then we will see how can we make a domain model. So first of all, what is a use case? Can anyone tell me what is a use case? मैम ये सिनेरियो को हम किसी कह सकते हैं कि जिस सिनेरियो पे हम अपनी एप्लीकेशन पे टेस्ट कर सकें, ठीक है, और जो कि रन टाइम पे एक यूज़र को एक केस फेस करना पड़ सकता है, एक सिनेरियो फेस करना पड़ सकता है, इसको हम यूज़ केस कहते हैं। Use cases basically represent interaction between an actor and a system, right? And these interactions are supposed to be two ways, like actors do this and then system responds this. So now what is an actor? Actor is the person who is going to interact with the system, ठीक है, not necessarily, इसको भी हम differentiate करेंगे, लेकिन most of the time आपका जो system का user है वो system के साथ क्या actions perform कर रहा है और system के क्या responses आ रहे हैं, क्या reactions आ रहे हैं, ये एक use case में हम define कर रहे हैं. So use cases are basically the functionalities of the system. ये functional requirements हो सकती हैं, non functional भी कहीं ना कहीं यहीं पर map हो रही होंगी इसके साथ, ठीक है. तो यूज केस ये कर रहा होगा, इसका एक सिनेरियो हो सकता है, इसका एक इंस्टेंस हो सकता है. इंस्टेंस ऑफ अ यूज केस इज नोन एज सिनेरियो, जिसमें मैं कहूँ कि एक स्पेसिफिक स्टूडेंट है ABC, वाया उसने सिस्टम में अपना लॉगिन आईडी दिया, पासवर्ड दिया और सिस्टम ने उसको अलाउ कर दिया, ओके कर दिया या एरर मैसेज शो कर दिया. तो ये एक खास सिनेरियो है जिसमें हमने बात बताई है कि उसका नाम या यूजर आईडी ये है और उसका पासवर्ड ये था और उसके ऊपर उसको सिस्टम ने अलाउ किया या डिनाई किया. यूज केसेस हमारे पास जेनेरिक डिफाइन होंगे, ठीक है. जैसे आप एक यूजर आएगा लॉगिन के लिए, वो अपना आईडी देगा, पासवर्ड देगा, सिस्टम अगर पीछे मैच कर लेता है, उसका रिकॉर्ड फाइंड कर लेता है तो वो उसको अलाउ कर देगा, अदरवाइज उसको एरर मैसेज शो करेगा. फिर इट डिपेंड्स कि वो उसको री अटेम्प्ट करने देता है या री अटेम्प्ट नहीं करने देता, राइट. तो ये जो पूरी स्टोरी एक हम डिफाइन कर रहे हैं, ये जो पूरी स्टोरी एक हम बता रहे हैं कि यूजर ने ये किया और सिस्टम ने ये किया, दैट इज नोन एज अ यूज केस. सो यूज केसेस आर बेसिकली इंटरेक्शन ऑफ द यूजर विद द सिस्टम एंड सिस्टम्स रिएक्शंस एंड सिस्टम्स इंटरेक्शंस, ठीक है. उसके बाद एट द एंड ऑफ द यूज केस वी आर सपोज टू अचीव समथिंग, यानी उसने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है. अभी आपका एक सिस्टम है, उसको हम रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं जब हम इस चीज को मॉडल करते हैं. यूज केसेस के अंदर दो चीजें आ जाती हैं, एक यूज केस मॉडल है यानी कि एक यूज केस डायग्राम है और एक यूज केस की डिस्क्रिप्शन है. डिस्क्रिप्शन वो स्टोरी है जो कि अभी मैंने बताई कि इस तरह से लॉगिन के स्टेप्स हो जाएंगे. मॉडल में क्या होगा कि मॉडल में हम एक बॉक्स बनाएंगे जो कि सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा, देन यूजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे और फिर वो फंक्शनैलिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे ओवल्स के थ्रू कि सिस्टम में क्या क्या फंक्शनैलिटीज पड़ी हुई हैं, ठीक है. अभी हम वो डायग्राम भी देख लेते हैं. सो वंस अगेन यूज केसेस हैं उनके, अगर हम एक स्पेसिफिक इंस्टेंस की बात करें तो वो एक सिनेरियो होगा. और एक्टर कौन है? एक्टर हमारे पास तीन तरह के हो सकते हैं. प्राइमरी एक्टर है जो कि यूज केस को इनिशिएट करता है, ठीक है. सेकेंडरी एक्टर है जो कि उसमें कोई सपोर्टिंग रोल प्ले करता है. और ऑफ स्टेज एक्टर्स हो सकते हैं. ऑफ स्टेज मतलब जो कि स्टेक होल्डर्स हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन दैट फंक्शनैलिटी बट दे आर नॉट यूजिंग दैट फंक्शनैलिटी, ठीक है. यूजर्स नहीं है उसके, राइट. नाउ वंस अगेन, अच्छा चलो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं. अभी आप लोग ये CMS यूज करते हैं, दैट इज योर कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम. इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी नजर आ रही होती है, इसमें कौन से यूज केसेस हो सकते हैं. तो यूज केसेस हमारे पास फंक्शनैलिटीज हैं और ये शुरू होगा एक वर्ब से, राइट. फॉर एग्जांपल प्रिंट ट्रांसक्रिप्ट, व्यू ग्रेड बुक, व्यू अटेंडेंस, ठीक है, व्यू ट्रांसक्रिप्ट, चेंज पासवर्ड, ठीक है. ये सारी चीजें क्या हैं? दीज आर एग्जांपल्स ऑफ यूज केसेस. ये सारी फंक्शनैलिटीज हैं. अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ डिलीट अ स्टूडेंट, मैंने डिलीट पे क्लिक किया और स्टूडेंट डिलीट हो गया.
ये बहुत ब्रीफ और छोटा यूज केस है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह के यूज केसेस हम राइट डाउन नहीं करते। ठीक है, हम किस तरह का यूज केस राइट डाउन करेंगे जिसकी कोई 5-6 लाइंस हों, जिसमें आपके यूजर के इंटरेक्शंस और सिस्टम के रिस्पॉन्सेज शो हो रहे हैं। बहुत लंबा यूज केस भी नहीं होना चाहिए। एंड योर टेक्स्ट बुक यू विल सी एन एग्जाम्पल ऑफ अ लॉन्ग लेंथी यूज केस that consists of almost 6 pages, and then it says that these use cases are not suggested। ठीक है, वो suggested नहीं है कि आप इस तरह का use case use करें। ओके, काइंड ऑफ एक्टर्स प्राइमरी, सपोर्टिंग, ऑफ स्टेज। अभी मैंने कहा व्यू ग्रेड बुक है, तो वो कौन व्यू कर रहा है? स्टूडेंट व्यू कर रहा है और सिस्टम जस्ट उसको उठा के डिस्प्ले करा देगा। मार्क अटेंडेंस है, तो उसमें प्राइमरी एक्टर कौन है? अगर टीचर मार्क कर रहा है, अगर आप सेल्फ मार्क कर सकते हैं कोई, यानी कि आपका ऑफिस का सिस्टम है जिसमें आप थंब स्कैनिंग से अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं, तो उसमें फिर प्राइमरी एक्टर डिफरेंट हो जाएगा, कोई एम्प्लॉइज हो सकते हैं, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। सपोर्टिंग, अगर आपको लगता है बैकएंड पे कोई और सिस्टम है जो इसको सपोर्ट कर रहा है या कोई और ऑपरेटर है, जैसे आपने एक रिक्वेस्ट सेंड की फॉर अप्रूवल ऑफ समथिंग और किसी और ऑपरेटर ने उसको अप्रूव किया और फिर यूज केस के बाकी स्टेप्स एग्जीक्यूट होंगे, वहां पे आपकी स्टोरी जो है किसी और एक्टर की इनपुट चाहिए आपको। ठीक है, जैसे आप कहते हैं आपने एक ट्रांजेक्शन की है बैंक से, पेमेंट की है ऑनलाइन, और अब बैंक ने अगर ओके किया है तो वो पेमेंट होगी, और अगर बैंक ने ओके नहीं किया तो फिर वहां पर आपका जो यूज केस है वो हो सकता है कंप्लीट ना हो। दैट्स वाई वो सपोर्ट चाहिए उसको, तो वो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं। उसके बाद ऑफ स्टेज एक्टर्स हैं, जो कि कोई भी स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं जो कि सारी फंक्शनैलिटी में इंटरेस्टेड हैं बट दे आर नॉट यूजिंग दिस। यूज केस के 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स हैं। ब्रीफ है, यानी आप 1 लाइन में डिस्क्राइब कर दो, जैसे मैंने कहा लॉगिन है, यूजर आएगा अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड देगा और सिस्टम उसको अलाउ कर देगा अगर वो करेक्ट होगा। कैजुअल हो सकता है, यानी कि 1 पैराग्राफ की फॉर्म में आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। और फिर एक फुली ड्रेस्ड यूज केस है। फुली ड्रेस्ड ऑन नीड ही हमें यूज करना चाहिए, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। ये फुली ड्रेस्ड स्टाइल है, लेकिन क्योंकि अभी वी आर लर्निंग और हम वी आर गोइंग थ्रू प्रैक्टिस, तो हम ये वाला फुली ड्रेस्ड यूज केस स्टाइल फॉलो करेंगे। ठीक है, इसमें इसके ये सारे पार्ट्स हैं। यूज केस का नाम है, स्कोप है, लेवल है, प्राइमरी एक्टर है, स्टेक होल्डर, यानी ये सब हमने बताना है। यूज केस का नाम क्या है? फॉर एग्जांपल मार्क अटेंडेंस। स्कोप क्या है? ये बिजनेस लेवल का यूज केस है या प्रोडक्ट लेवल का यूज केस है? प्राइमरी एक्टर कौन है इसमें? ठीक है, मार्क अटेंडेंस है, तो अभी मैंने कहा था कि अटेंडेंस मार्क कौन कर रहा है। जैसे आप लोगों की क्लास में होती है अटेंडेंस और टीचर मार्क कर रहा होता है, टीचर कॉल कर रहा होता है, तो प्राइमरी एक्टर उसमें टीचर है, बिकॉज टीचर इज द पर्सन हु इज इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी हमने तो सब जगह पर थंब स्कैनिंग डिवाइसेस लगाई हुई, तो प्राइमरी एक्टर कौन होगा? वो पर्सन, वो यूजर, वो एम्प्लॉई, वो स्टूडेंट, वो खुद ही होगा। देन स्टेक होल्डर्स एंड इंटरेस्ट। स्टेक होल्डर्स क्या काम कर रहे हैं, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं इसमें और उनके क्या इंटरेस्ट है, क्यों इंटरेस्टेड है वो। प्री कंडीशन। प्री कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जो कि ये यूज केस एग्जीक्यूट होने से पहले ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ मार्क अटेंडेंस, तो मैंने अपना लॉगिन कर लिया सक्सेसफुली। ठीक है, इसमें आमतौर पर इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस नहीं करते कि जी आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और पावर सप्लाई ऑन है, आपने अपना सिस्टम ऑन कर लिया, यानी कि हम यहाँ से शुरू नहीं कर रहे। हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं कि सिस्टम उस वक्त कौन से स्टेट पर है, कौन सी स्टेट पर है। तो मैं वहाँ से शुरू कर रही हूँ जहाँ मेरे सामने मार्क अटेंडेंस का लिंक नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि मी एज अ टीचर और एज अ प्राइमरी एक्टर आई हैव लॉग्ड इन, मेरा सक्सेसफुली लॉग इन हो गया है। ठीक है, तो प्री कंडीशन वो चीज़ है जो हम बार बार चेक नहीं करेंगे इस यूज केस के लिए, दैट इज ऑलरेडी डन। देन देयर इज अ सक्सेस गारंटी। सक्सेस गारंटी क्या मैं कर लूंगी तो फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि यूज केस सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। सक्सेस गारंटी में मैं करना क्या चाह रही हूँ, अटेंडेंस मार्क करना चाह रही हूँ क्लास की, किसी एक स्पेसिफिक क्लास की, किसी एक स्पेसिफिक डेट एंड टाइम पर, किसी एक स्पेसिफिक कोर्स के लिए। तो वो मेरी सक्सेस होनी चाहिए कि मैंने सक्सेसफुली जो एब्सेंट था उसको एब्सेंट मार्क कर दिया, जो प्रेजेंट था उसको प्रेजेंट मार्क कर दिया, और रिकॉर्ड जो है प्रॉपर डेट और टाइम के साथ सेव हो गया। ठीक है, तो ये मेरी सक्सेस गारंटी होगी कि सिस्टम ने उस रिकॉर्ड को सेव करके रख लिया है। मेन सक्सेस सिनेरियो, उसके बाद पूरा जो फुल डिस्क्रिप्शन है कि मैंने क्या क्या स्टेप्स एग्जीक्यूट करने हैं, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मैं लिखूंगी, हम लिख देंगे। ठीक है,
कि टीचर ने ये किया, टीचर ने ये इस तरह क्या चीज़ एंटर की, क्या चीज़ क्लिक की, डेट सिलेक्ट की, क्लास सिलेक्ट की, और उसके बाद अटेंडेंस मार्क की, और जैसे डेट सिलेक्ट की तो सिस्टम ने उसको कैलेंडर शो किया, और उसके बाद क्लास सिलेक्ट की तो उसने उसको क्लास शो की, सिस्टम ने डिस्प्ले की। तो ये टू वे इंटरेक्शन हम उसकी शो कर रहे हैं कि एक्टर ने क्या किया और सिस्टम ने क्या किया। इसको हम मेन सक्सेस सिनेरियो को स्पेसिफिकली, अभी मैं आगे चल के दिखा भी दूंगी, 2 कॉलम फॉर्मेट में डिस्क्राइब करेंगे। 2 कॉलम क्या है कि एक तरफ 2 कॉलम्स बनाएं, एक तरफ एक्टर के एक्शंस और दूसरे कॉलम में सिस्टम के रिस्पॉन्सेस लिखेंगे। देन देयर इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या है कि फॉर सम रीजन आपकी ब्रांचेस, यानी कि इफ दिस हैपेंस देन व्हाट, इफ दिस हैपेंस देन व्हाट, यानी कि अगर कोई ब्रांचिंग कंडीशन आ रही है, नॉर्मल पाथ में नहीं जा रहा, एक हैप्पी पाथ क्या होगा, एक नॉर्मल पाथ क्या होगा, या एक मेन सक्सेस सिनेरियो क्या होगा कि मैंने क्लास सिलेक्ट की, डेट सिलेक्ट की, अटेंडेंस मार्क की, सबमिट किया और ये सब कुछ सक्सेसफुली हो गया। अदरवाइज क्या एक्सटेंशन हो सकती है कि बीच में आपकी कैलेंडर नहीं सही डिस्प्ले हुआ, फॉर एग्जांपल, ठीक है, सो आई एम अनएबल टू पिक द डेट, या क्लास का डेटा नहीं पिक हो रहा, पीछे कोई सर्वर का प्रॉब्लम आ गया फॉर एग्जांपल, तो उसके केस में क्या होगा कि सिस्टम डिस्प्ले करेगा कोई एरर मैसेज और उसके बाद उसको दोबारा से कहाँ पे ले जाएगा, लॉग आउट कर देगा या मेन पेज पे ले आएगा, कहाँ पे ले आएगा। तो ये उसकी एक्सटेंशन पूरी हम वो भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे। देन स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, अगर कोई स्पेशल कंडीशंस हैं, फॉर एग्जांपल यूजर इनपुट डिवाइसेस कोई स्पेशल हैं, या कोई और चीज़ जब आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं कि जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ और नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी एंड डेटा वेरिएशन लिस्ट हो सकती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस है, और उसके बाद मिसलेनियस अगर कोई और कमेंट्स या एडिशनल डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, इसकी कोई डीएफडी बना के आप साथ अटैच करना चाहिए, मतलब ये ऑप्शनल चीज़ें हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस से क्या होगा कि पूरा दिन में अगर हम ये काम कर रहे हैं तो कितनी दफ़ा होता है, तो जैसे जितनी क्लासेस हो रही हैं उसके लिए सबके लिए टीचर्स अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस है। सो दिस इज द स्टाइल, ये उसकी डिटेल्स उन्होंने यहाँ पे बताई हुई हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आएंगी, जो कि मैंने भी डिस्क्राइब किया है। अच्छा, अब कुछ गाइडलाइंस हैं कि बहुत डिटेल्ड यूज केसेस भी नहीं होने चाहिए और बहुत ही वन लाइनर भी नहीं होने चाहिए, ये मैंने पहले भी कहा है। एक्टर एंड एक्टर गोल पर्सपेक्टिव से देखें, एक्टर क्या करना चाह रहे हैं, जैसे मैं क्या करना चाह रही हूँ एज अ टीचर, आई वांट टू मार्क अटेंडेंस, राइट, और उसका गोल क्या है कि अटेंडेंस सेव हो जाए एक डेट के लिए और एक क्लास के लिए, ठीक है। और पहला जो स्टेप है उन्होंने कहा है राइट इन एसेंशियल यूजर इंटरफेस फ्री स्टाइल, यानी कि वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ यूजर इंटरफेस कि यहाँ पे क्लिक का बटन था, मैंने क्या कहा कि सिलेक्ट द क्लास, सिलेक्ट द डेट एंड देन मार्क अटेंडेंस। अब इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं जा रही कि मैंने चेक बॉक्स को क्लिक करना है या कुछ और करना है, क्यों, क्योंकि ये आपका जो डिज़ाइनर है, जो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करेगा, ये हमने उसके ऊपर छोड़ दिया। सो मैंने एक जेनेरिक बता दिया, अब वो बेशक वहाँ पे बटन्स डाले, बेशक वहाँ पे लिंक्स डाले, लेबल्स डाले, कुछ भी करे, लेकिन वो काम हमारा हो जाना चाहिए, राइट। ओके, ये एक यूज केस मॉडल है, डायग्राम है, आपकी बुक में उसने थॉरली डिस्कस की हुई है पॉइंट ऑफ सेल के लिए ज़्यादातर जो डिस्कशन है, तो हम पॉइंट ऑफ सेल को भी डिस्कस करेंगे, सीएमएस को भी कर लेंगे, लाइब्रेरी सिस्टम को कर लेंगे, इस तरह की कुछ कॉमन एग्जांपल्स करते जाएंगे साथ साथ। अच्छा, अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे पहले उन्होंने कहा है नेक्स्ट जेन, नेक्स्ट जेन इज द नेम ऑफ द सिस्टम। फिर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये पूरा बॉक्स जो है ये सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस बॉक्स के बाहर जो कुछ है वो सिस्टम बाउंड्री से बाहर है, यानी कि एक्टर्स हो सकते हैं, कोई और सिस्टम हो सकता है। इसके अंदर जो कुछ है वो सिस्टम का पार्ट है, और इसके अंदर क्या है, बहुत सारे ओवल्स हैं, प्रोसेस सेल, हैंडल रिटर्न्स, प्रोसेस रेंटल, कैश इन, एनालाइज एक्टिविटी। और आपको पता है कि ये सारी क्या चीज़ है, ये कोई फंक्शनैलिटी को शो कर रहे हैं, ठीक है। इनके नाम कैसे हैं कि इनके नाम में कोई वर्ब आ रहा है और ये कोई फंक्शन, जैसे हैंडल रिटर्न्स, प्रोसेस करें रेंटल्स को, ठीक है, कैश इन करें, एनालाइज एक्टिविटी, मैनेज सिक्योरिटी, मैनेज यूजर्स, राइट। तो ये क्या चीज़ हो रही है, ये सब चीज़ ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि ये सारी फंक्शनैलिटी सिस्टम ने करनी है। इन फंक्शनैलिटीज को एक्सेस कौन कर रहा है, ये ट्रिगर कौन कर रहा है
कैशियर है। ये जो पर्सन स्टिक नजर आ रही है आपको, ये सर्कल सा और ये इट्स अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग कि ये कोई आदमी बना हुआ है, ठीक है। दैट इज अ कैशियर। पेमेंट ऑथराइजेशन सर्विस है, वो भी एक एक्टर है, पर्सन हो सकता है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, वो भी पर्सन है। उसके बाद कुछ एंटिटीज हैं जो कि बॉक्सेस में रिप्रेजेंटेड है, बट दोज आर आल्सो एक्टर। ऑल्टरनेट नोटेशन है एक कंप्यूटर या एक सिस्टम को शो करने के लिए कि हम उसको स्क्वायर बॉक्स में शो करते हैं। ये जो दूसरी नोटेशन है वो ह्यूमन बीइंग को शो करने के लिए है, एक्टर को। और एक ये टेक्स्ट कैलकुलेटर है, जैसे अकाउंटिंग सिस्टम है, एचआर सिस्टम है। अभी मैं बैंकिंग सिस्टम की बात कर रही थी कि आपने अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है तो बैंक क्या होगा, बैंक एक एक्सटर्नल सिस्टम है, क्योंकि तो उसको भी हम स्क्वायर से या इस तरह की रेक्टेंगल से शो कर सकते हैं। स्क्वायर होता है ऑलमोस्ट ये ना, यहाँ पे रेक्टेंगल मतलब बन गया। तो खैर ये सारा आपका सिस्टम बाउंड्री। और फिर कौन किसको ट्रिगर कर रहा है वो हम एक लाइन के साथ, यानी कैशियर क्या क्या काम कर रहा है, प्रोसेस सेल को शुरू कर रहा है, हैंडल रिटर्न्स को शुरू कर रहा है, प्रोसेस रेंटल को शुरू कर रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो लेफ्ट साइड ऑफ द पिक्चर है जहां पर कैशियर है, सेल्स एक्टिविटी सिस्टम है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, ये क्या होते हैं, ये प्राइमरी एक्टर होते हैं। और जो राइट साइड है जहां पर पेमेंट ऑथराइजेशन सर्विस है, टैक्स कैलकुलेटर है, अकाउंटिंग सिस्टम है, एचआर सिस्टम है, दीज आर सपोज टू बी सपोर्टिंग एक्टर्स, ठीक है। तो ये हमारी एक बेसिक सी यूज केस डायग्राम हो गई। इसके बाद यूज केसेस के दरमियान में भी रिलेशनशिप हो सकते हैं, ठीक है। वो रिलेशनशिप किस तरह के हो सकते हैं, वो रिलेशनशिप इंक्लूड क्वेश्चन है जी तो मैं काइंडली स्लाइड बैक करिए। ये मैम इधर कैशियर है, ये प्रोसेस सेल के साथ कनेक्टेड है। हाँ जी, प्रोसेस सेल वाला जो फंक्शन है ये इधर पेमेंट ऑथराइजेशन सर्विस के साथ कनेक्टेड है। हाँ जी, और फिर ये इधर एक्टर टैक्स कैलकुलेटर के साथ कनेक्ट है, फिर ये इधर एक्टर अकाउंटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट है, ये इधर डिफरेंट जो प्रोसेस सेंटर के साथ कनेक्ट है। ये कैसे कनेक्ट किए गए हैं एक दूसरे के साथ, मतलब क्या है इनका इसमें रिलेशन क्या है? अच्छा। हम कैसे इसमें उन्होंने ये जो प्रोसेस सेल है इसकी डिस्क्रिप्शन गिवन है बुक में, और मैं अभी दिखा भी देती हूँ। जो मैं अभी कह रही थी कि ऑलमोस्ट 5-6 पेजेस की डिस्क्रिप्शन है जिसमें वो कहता है कि सेल के अंदर क्या कुछ हो रहा है। सेल में वो आता है कैशियर, और क्लाइंट अपनी कार्ड लेकर आया कि उसने क्या क्या परचेज करना है। वो एक एक आइटम को स्कैन करेगा बारकोड से। उसके बाद जब उसने पेमेंट की है, अब यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट हो रहा है जब आप आइटम परचेज कर रहे हैं, ठीक है। उनका अपना अकाउंटिंग सिस्टम है जो कि इन्वॉल्व हो रहा है, कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कोई डिस्काउंट्स हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए। फिर सिस्टम क्लाइंट ने जो पेमेंट की है कैशियर को, तो वो बैकएंड पर एक पेमेंट ऑथराइजेशन सर्विस है जो कि उसको हैंडल कर रही है। तो ये 3 सिस्टम उसके साथ सपोर्टिंग एक्टर्स हैं जो कि अपना एक एक यानी कि स्टेप कोई इनका भी इन्वॉल्व है, एक प्रोसेस को इनका भी इन्वॉल्व है टू कंप्लीट प्रोसेस सेल। इनमें से कोई एक भी सिस्टम नहीं चल रहा होगा तो प्रोसेस सेल कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा, अब मैं ये जो है पॉइंट ऑफ सेल का यही प्रोसेस सेल, इसका मैं आपको दिखाने लगी हूँ। और डिटेल्स इस वक्त क्योंकि ये काफ़ी लंबा है तो इसको हम देखते हैं। डिटेल्स आप इसको खुद बाद में पढ़ेंगे आराम से बुक से, तो फिर आपको ज़्यादा इसकी समझ आ जाएगी। यूज केस नेम प्रोसेस सेल, उन्होंने इसको UC1 नंबर भी दे दिया है। प्राइमरी एक्टर इज कैशियर। स्टेक होल्डर्स एंड इंटरेस्ट में इतने सारे स्टेक होल्डर हैं, कैशियर है, सेल्स पर्सन है, कस्टमर है, कंपनी है, गवर्नमेंट टैक्स एजेंसीज हैं, पेमेंट ऑथराइजेशन सर्विस है, ठीक है। ये सब लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं और उन्होंने उनके इंटरेस्ट भी बताए हैं साथ साथ, ठीक है। और पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम होता किस तरह का,
फॉर एग्जांपल मेट्रो है, उसमें आप चले जाएं, आप एज अ कस्टमर अपनी आइटम्स कलेक्ट करते हैं पूरे स्टोर में से, और उसके बाद आप उसको ले आते हैं कैशियर के पास, जो कि उनके वहाँ पर काउंटर्स बने हुए होते हैं जहाँ पे वो फिर उसको स्कैन करते हैं और फिर आपका एक बिल जनरेट करके आपको दे देते हैं, राइट। तो ये उसको अब हमें एज अ कस्टमर क्या नजर आ रहा है कि हाँ जी उसने प्रोडक्ट आइटम स्कैन किया, उसका बारकोड स्कैन किया, और उसके बाद उसने बिल जनरेट किया, क्वांटिटी काउंट की, और वो सिस्टम ने खुद ही सारा कुछ काउंट करके टोटल अमाउंट बता दी है। लेकिन उसके बैकएंड पे सिस्टम क्या कुछ कर रहा है वो सारी डिटेल्स इसमें है। प्री कंडीशन क्या है, कैशियर इज आइडेंटिफाइड एंड ऑथेंटिकेटेड, यानी कि जब आप अपनी प्रोडक्ट आप एज अ कस्टमर अपनी प्रोडक्ट्स लेके गए हो, उस वक्त कैशियर साइन इन नहीं कर रहा, वो हुआ हुआ है और सिस्टम रेडी है। इससे आगे की स्टोरी हमने यहाँ इस यूज केस में बतानी है। पोस्ट कंडीशन या सक्सेस गारंटी क्या है, सेल इज सेव्ड, टैक्स इज करेक्टली कैलकुलेटेड, अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री आर अपडेटेड। ऐसा नहीं कि आप सेल करते जा रहे हैं और पीछे इन्वेंट्री में वो आइटम काउंट 100 का 100 ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आपने 10 आइटम्स बाय कर ली हैं तो वहाँ 100 में से 10 माइनस हो जाएगा। कमीशंस रिकॉर्डेड, रिसीट इज जनरेटेड, पेमेंट ऑथराइजेशन अप्रूवल्स आर रिकॉर्डेड। तो ये सारी चीज एट द एंड ऑफ द यूज केस वी आर सपोज टू अचीव, के सिस्टम ने ये सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लिए। अब इसका है मेन सक्सेस सिनेरियो या बेसिक फ्लो या हैप्पी पाथ, ये एक ही चीज के 3 नाम हैं। कस्टमर अराइव्स एट पॉइंट ऑफ सेल checkout with goods or services to purchase, cashier starts a new sale, cashier enters item identifier, system records sale line item and presents item description। आपने भी देखा होगा कि जब वो बारकोड को स्कैन करता है या आइडेंटिफाई करता है, अब यहाँ पे इन्होंने बारकोड और उसकी डिटेल्स नहीं दी हुई। यही बात हम कर रहे थे कि हम बहुत ज्यादा ये वाली डिटेल्स नहीं देंगे, क्योंकि हमारा फोकस इस वक्त किस चीज के ऊपर है, सॉफ्टवेयर के ऊपर है कि उसमें ये चीज इनपुट जा रही है, ठीक है। वी आर नॉट डिस्क्राइबिंग कि हमने बारकोड, फिर हम बताएंगे कि बारकोड स्कैनर यूज किया, फिर हमें साथ बताना पड़ेगा कि कौन सा मॉडल था, कौन सी क्या चीज थी। सो वी आर नॉट कीपिंग इट सिंपल, कीप इट जेनेरिक, लेटर ऑन वो सारी डिटेल्स ऐड हो जाएंगी जब यूजर इंटरफेस डिजाइन होगा। सिस्टम रिकॉर्ड सेल लाइन आइटम, सिस्टम सेव करता है, और आपने देखा होगा कि जब वो स्कैन करके डालता है तो वहां पर आना शुरू हो जाता है, उसकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होता है कि ये प्रोडक्ट आई है 1 नंबर पे, इसका नाम ये है, इसका कोड ये है, इसकी क्वांटिटी ये है, इसकी प्राइस ये है, और वो टोटल बिल बनना शुरू हो जाता है। तो ये वही स्टेप्स हो रहे हैं। कैशियर रिपीट स्टेप 3 to 4 until indicates done, जब तक वो डन पे नहीं आ जाता तब तक वो ये स्टेप रिपीट करता जाएगा। फिर 6, 7, 8, 9, 10 ये सब उसके स्टेप्स हो रहे हैं। एक्सटेंशंस और ऑल्टरनेटिव फ्लोज, ये स्टार के साथ ए डाला हुआ है कि ये ऑल्टरनेटिव फ्लो है। At any time system fails, सिस्टम फेल हो गया तो क्या होगा, कैशियर किसी तरह सिस्टम रीस्टार्ट करेगा। सिस्टम ने कहाँ तक ट्रांजैक्शन सेव की हुई थी, ट्रांजैक्शन वहां तक रोल बैक हो गई है या पूरी हो गई भी थी, ठीक है। सो इट डिपेंड्स कि कहाँ पे फेल हुआ है और आपके सिस्टम ने कोई चीज सेव की हुई थी कि नहीं, या उसको कोई टाइम भी मिला एरर मैसेज शो करने का कैशियर को या नहीं लगा, ठीक है। तो मे बी कैशियर दोबारा से स्टार्ट कर ले नई सेल और फिर वो मेन यूज केस में वापस चला जाएगा। थर्ड स्टेप के ऊपर 3A का मतलब है कि थर्ड स्टेप पर एक ऑल्टरनेटिव फ्लो आया है। आप इनकी देखिए कि इसकी नंबरिंग प्रॉपर है, और मैं आप लोगों के असाइनमेंट्स के लिए और फाइनल एग्जाम के लिए भी यही चीज देखूंगी कि ये जो नंबरिंग है ये प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट कि ये सीक्वेंस नंबर क्या है। ये हमने यहाँ पे भी देखा 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये बुलेट्स नहीं होनी चाहिए सिंपल, ये सीक्वेंस में स्टेप्स होने चाहिए। तभी हम बता सकते हैं कि उसने कौन सा स्टेप रिपीट किया है, और तभी हम बता सकते हैं कि वो कौन से स्टेप पर वापस चला गया यहाँ से। जैसे इन्होंने कहा है इनवैलिड आइडेंटिफायर 3A पे आया, सिस्टम सिग्नल्स एरर एंड रिजेक्ट्स एंट्री, 3B पे ये होगा, देन दिस एंड आगे के कुछ स्टेप्स हैं। 3.6 का A है, 3.6 का B है कि कस्टमर कह देता है फॉर एग्जांपल कि एक आइटम रिमूव कर दो फॉर सम रीजन, किसी भी वजह से उसे बाद में ख्याल आता है कि ये नहीं, ये वाली निकाल दो। तो क्योंकि अभी वो प्रोसेस चल रहा है, कैशियर एंटर्स आइटम आइडेंटिफायर फॉर रिमूवल ऑफ एन आइटम फॉर रिमूवल फ्रॉम सेल, सिस्टम डिस्प्लेज अपडेटेड रनिंग टोटल, सिस्टम अपडेट करेगा क्या चीज कि अभी तक का टोटल कितना हो गया, क्योंकि अब एक आइटम निकल गई है। सो ये सारी चीज है उसमें ऑल्टरनेटिव फ्लोज में।
और आप ये देखें कि इन्होंने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव, 5th स्टेप पर भी एक ऑल्टरनेटिव है, फिर उसके 1 2 3 आगे से वंस अगेन है, 5th स्टेप का बी है, सी है, फिर ये स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं कि टच स्क्रीन होगी नहीं होगी, टेक्स्ट मस्ट बी विजिबल फ्रॉम 1 मीटर, रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, इस तरह की जो कुछ चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे बता सकते हैं। टेक्नोलॉजी एंड डेटा वेरिएशन, जैसे मैं कह रही थी कि आइटम आइडेंटिफायर बारकोड से जा रहा है, ये उन्होंने यहाँ पर वहाँ पर नहीं बताया, तो ये सब चीज़ें अब हम यहाँ पर इसमें ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहें। ठीक है, ओपन इश्यूज क्या है? ओपन इशू जो कि अभी हमने यूज केस में शायद डिस्कस नहीं किए, टैक्स लॉ की अगर वेरिएशन है, रिमोट सर्विस रिकवरी का इशू है, तो फिर क्या होगा? ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि हम इसको छोड़ दें, ओपन इश्यूज आएंगे। इसके बाद एक और चीज़ जो मैं बताने लगी थी वो यूज केस के रिलेशनशिप्स थे कि हमारे पास डिफरेंट जो जी ये इतना लेंथी हमने नहीं बनाना ना, इतना लेंथी नहीं Use बताना, हाँ जी इतना लेंथी नहीं बनाना, लेकिन ये इतना लेंथी आपको पता होना चाहिए, यानी कि आइडिया होना चाहिए कि ये सारी हेडिंग्स हैं और ये सारी डिटेल्स हैं, इसको फिर हम ब्रेक डाउन करते हैं। ओके। और इसको हम ब्रेक डाउन कैसे करेंगे कि हमारे पास यूज केसेस के दरमियान में रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, और यूज केस के रिलेशनशिप्स क्या हैं, यानी हमें लगता है कि एक यूज केस बार बार यूज हो रहा है, ठीक है, या मल्टीपल यूज केस हम लिखने लगते हैं तो फिर वही स्टेप्स आ जाते हैं जो कि पहले किसी और यूज केस का पार्ट भी थे, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, आप कैश विदड्रॉ करा रहे हैं, विदड्रॉ कैश है, डिपॉजिट कैश है, ट्रांसफर फंड्स हैं, जैसे हम बैंक में जाते हैं, ये सब क्या चीज इंक्लूड कर रहे हैं? आइडेंटिफाई कस्टमर, कि पहले कस्टमर को आइडेंटिफाई करें, राइट। तो ये इंक्लूड है, और एरो की डायरेक्शन किसके ऊपर बनी हुई है? सब यूज केस के ऊपर जो कि इंक्लूड होना है। आइडेंटिफाई कस्टमर होगा पहले, फिर विदड्रॉ कैश होगा, डिपॉजिट कैश के अंदर भी आइडेंटिफाई कस्टमर है, और ट्रांसफर फंड्स के अंदर भी आइडेंटिफाई कस्टमर है। देन जनरलाइजेशन है, क्लासेस के दरमियान में आपने जनरलाइजेशन पढ़ी होगी, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पढ़ा होगा कि एक सिंपल है और उसके आगे फिर उसकी स्पेशलाइज्ड क्लासेस हो सकती हैं। सिमिलरली यहाँ पे यूज केस की एक फंक्शनैलिटी है प्लेस ऑर्डर, और उसकी 2 स्पेशलाइज्ड फॉर्म्स हैं, ऑन फोन ऑर्डर प्लेस करना है या ऑन इंटरनेट ऑर्डर प्लेस करना है, ऑनलाइन है या फोन पर है, ठीक है। अब इन दोनों के स्टेप्स क्योंकि फर्क होंगे, स्पेशलाइजेशन हो जाएगी थोड़ी सी, थोड़े थोड़े स्टेप्स वेरिएशन आ जाएगी, फोन पर थोड़ा और तरह से रिकॉर्ड रखा जाएगा, ऑनलाइन का और तरह रिकॉर्ड होगा, और अगर आप फिजिकली स्टोर पे जाके बाय करते हैं कोई चीज़ या ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट होती है चीज़, ठीक है। तो ये एक जनरलाइजेशन की एग्जांपल है। इसके अलावा एक्सटेंशन थी, हमने कहा था एक्सटेंशन हमने यूज केस में अभी मेंशन किया है कि जहाँ पर ऑल्टरनेटिव फ्लोज आते हैं, इफ एल्स ब्रांचिंग हो रही है, तो एक्सटेंड वाले केसेस को हम अलग कर सकते हैं। एक्सटेंड वो होता है कि इफ एल्स है, इफ मतलब कि अगर ये ट्रू होगी तो ये काम होगा, और हो सकता है कि वो ना हो। सो एक्सटेंड इज एन ऑप्शनल काइंड, इंक्लूड इज अ मस्ट काइंड, और जनरलाइजेशन हो सकता है हो ना हो, लेकिन उनमें से कोई एक जरूर एग्जीक्यूट होगा। जैसे ऑर्डर प्लेस करना है तो या तो ऑनलाइन प्लेस हुआ होगा या ऑन फोन हुआ होगा, राइट। एक्सटेंशन क्या हो सकती है कि मैंने अटेंडेंस मार्क की, उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है व्यू अटेंडेंस की, हो सकता है मैं व्यू करूं, हो सकता है मैं ना व्यू करूं, ठीक है। आपने कहा प्रिंट कर दें ट्रांसक्रिप्ट, और आप बीच में जाकर आपने कैंसिल कर दिया, तो वो यूज केस इनकम्प्लीट रह गया, ट्रांसक्रिप्ट प्रिंट नहीं हुई, राइट। तो ये सारी चीजें और ये सारी वेरिएशन आपको उसमें सोचनी पड़ेगी कि यूज केस कब कंप्लीट हुआ है, कब उसका इफ एल्स पार्ट आया है, और कब कोई चीज मिसिंग रह गई है उसमें। Okay, another thing that we are going to discuss today is domain model. Domain model क्या है? Domain model are a representation of your real-time entities. ठीक है, वो सारी रियल टाइम क्लासेस
जो कि फ्यूचर में जाके टेक्निकल क्लासेस बन सकती हैं, वो हम डोमेन मॉडल में आइडेंटिफाई करके रखेंगे। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेसेसरी क्लासेस टू सपोर्ट द एलोकेटेड यूज केसेस। अब ये जो यूज केसेस में सारी बात हो रही थी, जैसे सेल का एक कॉन्सेप्ट था, सेल की एक एंटिटी थी, रिकॉर्ड सेल की एक एंटिटी थी, रिसीट जनरेट हो रही थी, तो जितने भी इसमें नाउन्स की तरह की चीज आ रही है, यानी कि एक सेल का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, एक कैशियर है, एक कस्टमर है, एक रिसीट है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप एज अ क्लास, एज अ रियल टाइम कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं फॉर डोमेन मॉडल। ठीक है, अब कैसे क्लासेस आइडेंटिफाई करनी है, यहाँ पर एक आपकी बुक में कैटेगरी लिस्ट गिवन है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं कि कौन कौन सी पॉसिबली क्लासेस हो सकते हैं। और उसके बाद उसके अलावा मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपकी केस स्टडी में, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में नाउन्स गिवन है, वो पोटेंशियली हो सकते हैं क्लास में। फिर दो डिफरेंट क्लासेस के दरमियान में रिलेशनशिप क्या है, जैसे रजिस्टर, रिकॉर्ड, सेव। ठीक है, अब रियल टाइम, क्योंकि मैंने कहा है कि रियल टाइम एंटिटीज हैं, तो इस वक्त वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डेटाबेसेस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू है, कोई लेबल है, कोई बटन है, ना हम यूजर इंटरफेस की बात कर रहे हैं, ना हम बैकएंड की बात कर रहे हैं, हम अभी सिर्फ उसकी रियल टाइम एंटिटीज की बात कर रहे हैं। जैसे आप शॉप पे जाते हैं और जहाँ पे मैनुअल सिस्टम होता है, वो क्या करते हैं, अपने रजिस्टर में कोई एंट्रीज मेंटेन कर रहे होते हैं, फिर उनके पास एक रिसीट बुक होती है, और एट द एंड वो उस रिसीट बुक के ऊपर आपने कौन कौन सी आइटम कितनी क्वांटिटी में परचेज किया, एक बिल बना के आपको दे देते हैं, रसीद दे देते हैं। सो सिमिलर वो जो कॉन्सेप्ट है, वो रसीद है, वो रिसीट बुक है, वो उसने जो रिकॉर्ड किया सारा, वो सारी एंटिटीज हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, जिसमें हम उन एंटिटीज को नेम करके रख देंगे। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया स्टोर है और आइटम है, राइट। फिर उसके दरमियान में एक लाइन लगाई है जो कि शो कर रही है कि इन दोनों की आपस में कोई एसोसिएशन है। एसोसिएशन मीन्स कि इनका कोई लिंक है। वो क्या लिंक है उसको लेबल कर दें। स्टोर में स्टॉक्स आइटम, स्टोर में आइटम सेव हुई भी हैं, कितनी, एक स्टोर में मल्टीपल आइटम्स हैं। ठीक है, ये कहाँ से शो हो रहा है, एक स्टोर में मल्टीपल आइटम्स हैं, ये उसकी मल्टीप्लिसिटी है, जो कि यहाँ पर इन्होंने 1 और स्टार डाल के शो की है कि एक स्टोर है, स्टोर की तरफ एक लिखा हुआ है और आइटम के साथ स्टार बना हुआ है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी डिफाइन करती है कि एक क्लास के एक ऑब्जेक्ट के साथ दूसरी क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स लिंकअप होंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि रजिस्टर का और आइटम का रिलेशनशिप है कोई? हम रजिस्टर में मेंटेन कर रहे हैं आइटम्स फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक रजिस्टर में कितनी आइटम्स हो सकती हैं? मैनी, मल्टीपल हो सकती हैं। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो कि हमने यहाँ पे रखा। अब इसी तरह से एक स्टूडेंट के लिए कितनी ट्रांसक्रिप्ट हो सकती हैं? एक ही हो सकती है। एक स्टूडेंट कितनी डिग्रीज में एनरोल हो सकता है? एक टाइम पर वो एक ही डिग्री में एनरोल हुआ होगा। तो ये सर एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं? मल्टीपल। एक क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपका, दिस इज नॉट अ डेटा मॉडल, लेकिन इसमें जो थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपने मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे नॉर्मलाइजेशन वगैरह में, डेटाबेस में, डेटा मॉडल जहाँ पे क्रिएट किया होगा। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज डेटा मॉडल, लेकिन ये चीज़ें मिलती क्योंकि इसी को तो हमने जाके बाद में डेटाबेस में सेव करना है। तो ये और इसी तरह के कॉन्सेप्ट डेटाबेस में बनेंगे। कोर्स की टेबल भी होगा वहाँ पे, स्टूडेंट का टेबल भी होगा, तो ये थोड़ी सी मिलती जुलती चीज़ है उससे, राइट। बट दिस इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि अभी हम क्या चीज़ कह रहे हैं, हम रियल टाइम क्लासेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं ताकि हम उसे बाद में टेक्निकल क्लासेस में, यानी कि C++ और जावा की क्लासेस में मैप कर सकें। अब ये जो चीज़ शो हो रही है, हर क्लास के कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। सेल के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं कि उसका डेट और टाइम क्या था और उसका पूरा टोटल क्या बना था, यानी वो जो टोटल बिल जनरेट हुआ था उसका टोटल क्या था। तो ये उसके एट्रीब्यूट्स थे। देन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंप्लीट सिस्टम, जो कि आपका पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम बुक में डिस्कस हुआ है। और यहाँ पर आइटम है, स्टोर है,
सेल लाइन आइटम है, सेल है, कस्टमर है, कैशियर है, कैश पेमेंट है, रजिस्टर, स्टोर, प्रोडक्ट कैटलॉग, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये सारी एंटिटीज हैं और उनके रिलेशनशिप उन्होंने बनाए हैं। ठीक है, सो वेन एवर यू आर गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो उसमें से अब हमने आज 3 चीज़ें देखी हैं कि हम यूज केस डायग्राम बनाए रहे होंगे, उन यूज केसेस के लिए डिस्क्रिप्शन राइट डाउन कर रहे होंगे, और उसके बाद हम उसमें डोमेन मॉडल क्रिएट कर रहे होंगे, और डोमेन मॉडल में हम सिर्फ डोमेन मॉडल में हम मेन एंटिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे। यूज केस डिस्क्रिप्शंस में हम सिर्फ मेन यूज केसेस की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, और शुरू में आपकी स्टेज पे शायद ये मुश्किल हो कि हम इसका यूज केस बनाएं या ना बनाएं, तो सारी जितनी फंक्शनैलिटीज लगती हैं आपको कि इसमें हो रही होंगी, फॉर एग्जांपल क्रिएट की एक्टिविटी है कोई, जैसे ऐड स्टूडेंट है, ऐड बुक है। लाइब्रेरी के सिस्टम में देखें तो हम क्या कुछ हो रहा होगा, वहाँ पे एक बुक की एंटिटी होगी, अगर आप चाहें तो ऑथर की बना सकते हैं, अदरवाइज क्या है कि कस्टमर्स की या क्लाइंट्स की या लाइब्रेरी मेंबर्स, मोर प्रिसाइजली लाइब्रेरी के जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं उनकी उनकी एक एंटिटी होगी। देन बुक की डिस्क्रिप्शन की एक एंटिटी होगी, राइट। बुक डिस्क्रिप्शन में क्या होगा कि उसकी आईडी क्या है, उसकी और उसके ऑथर नेम क्या है, और उसकी मे बी प्राइस क्या है या उसका एडिशन क्या है। ठीक है, और फिर बोरो बुक की फंक्शनैलिटी हो सकती है, तो बोरो बुक का यूज केस हो सकता है, इशू बुक का यूज केस, इशू और बोरो एक चीज़ है। फिर रिटर्न बुक अगर कोई कर रहा है, कैलकुलेट फाइन हो रहा है, तो ये सारी जो फंक्शनैलिटीज हैं वो वहाँ पे यूज केसेस बन जाएंगी। ठीक है, और सीएमएस के जो थे मैंने भी बताए हैं आपको, वो बड़े कॉमन है। सीएमएस के लिए स्टूडेंट है, टीचर है, कोर्स है, क्लास है, डिग्री है, बैच हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी, राइट। और अगर आप बैंक वगैरह की साइट पे चले जाएं कि बैंकिंग की अगर आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एटीएम है, एटीएम की केस स्टडी मैंने अपलोड की है, उसका यूज केस अभी हम देख लेते हैं। तो वहाँ पर क्या चीज़ है, वहाँ पर कस्टमर है, और एटीएम के साथ अगर आप खुद एज अ कस्टमर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आपका एक एटीएम कार्ड होगा जो आपने उसमें इंसर्ट करना है। उसके अलावा क्या हो सकता है, आपके अकाउंट का स्टेटस है, अकाउंट की डिटेल्स हैं, और एक सपोर्टिंग एंटिटी होगी बैकएंड पर, सपोर्टिंग एक्टर होगा बैंक का। तो लेट्स सी दैट। तो मैम ये जो हम लोग की बल्कि ये डायग्राम्स है सारा फ्लो के साथ जो ये सारी बनाई हम लोग मैंने, क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आई आपकी। मैं कह रहा हूँ कि जो सारी आपने ये डायग्राम दिखाई है सारी यूज केस जो लास्ट टाइम वाली ये डायग्राम थी, तो ये भी हमने बनानी होगी। हाँ जी, ये भी बनानी होगी, ये सारी डायग्राम और ये इतनी डिटेल में बनेगी जब हम एक पूरे सिस्टम को डिस्कस कर रहे होंगे, तो उस वक्त ये सारी चीज़ उसमें। मिस ये आपने अभी स्लाइड नंबर 7 में जो भी दिखाई थी उसके अंदर कुछ जगह पे था 1 डॉट डॉट फिर आगे वो स्टार्ट, तो वो ये शो करेगा 1 2 मल्टीपल। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी, 3 भी, तो वो n तक हो सकता है उसका काम। ओके मिस। इसीलिए मैंने थोड़ा आपको आइडिया दे दिया था कि ये थोड़ा सा आपका डेटाबेस से मिलती जुलती चीज़ बन रही होगी। अच्छा, ये एक केस स्टडी है और ये मैंने 2 कॉलम फॉर्मेट में लिखा हुआ है, और आपके असाइनमेंट्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए आप इसको 2 कॉलम फॉर्मेट में ही करेंगे। ये एटीएम की केस स्टडी है, और एटीएम से फैमिलियर हैं आप लोग? कभी यूज किया है एटीएम? कितने लोगों का बैंक में अकाउंट बना हुआ है? काफी लोगों का मैं चलें, तो फिर ऑलमोस्ट सभी यूज करते हो। यस मैम। ओके, ये थोड़ा सा रिकैप है यूज केस टेम्पलेट का, और ये डिस्क्रिप्शन है कि एटीएम क्या करती है और आप किस तरह से उसको, आपको क्या फैसिलिटेट करती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें गिवन है, राइट। उसके बाद इन्होंने ये पिक्चर इसमें आई हुई है। अच्छा, स्लाइड्स मैंने अपलोड की हुई है, उसमें है, लेकिन ये पीडीएफ फॉर्मेट में उसकी वो बनी हुई है, बट स्टिल इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 कॉलम फॉर्मेट जैसे मैं बता रही थी कि एक कॉलम में यूजर ने क्या किया है और सिस्टम ने क्या किया। तो जैसे आप कहते हैं विड्रॉ कैश की ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं, तो यूजर आपको कहता है कि अमाउंट एंटर करें,
और अगर आप अमाउंट 500 में नहीं एंटर करते तो फिर क्या होता है, उसके बाद वो फिर दोबारा कहता है आपको कि ये करेक्ट अमाउंट नहीं है। 20,000 की लिमिट में नहीं है तो फिर कहता है करेक्ट अमाउंट नहीं है, 20,000 या 25,000 या जो भी आपकी उसमें वहाँ पर लिमिट होगी। देन सिस्टम वेरीफाई करता है कि सफिशिएंट मनी है मशीन में। अगर वहाँ पे सफिशिएंट मनी नहीं है तो भी कहता है, अगर आपने उसके बाद वो रिक्वेस्ट बैंक को भेजता है, अगर आपके अकाउंट में उतने कैश नहीं है तो भी आपको एरर मैसेज जनरेट करेगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपका लॉग मेंटेन होगा और कैश जो है वो आप विड्रॉ करा सकेंगे। ऑल्टरनेटिव फ्लोज यहाँ पे मेंशन्ड है और इनकी भी नंबरिंग देख लें, बिकॉज दिस नंबरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही ये भी बताया हुआ है कि अगर यहाँ पे आएगा तो यूज केस रिकॉन्टिन्यू होगा फ्रॉम कौन से स्टेप, वो स्टेप नंबर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और मे बी सिस्टम रिटर्न्स टू द मेन मेन्यू, यानी कि वो इस यूज केस से निकल गया है। तो ये एक, और फिर ये लॉग ऑन के लिए भी दिया हुआ है। ठीक है, आमतौर पर ये लॉगिन वगैरह वाली चीज़ें बड़ी क्या कहना चाहिए, कैजुअल हैं और मैनी पीपल आर फैमिलियर विद इट। तो अब ये इस तरह से इतना लॉगिन का यूज केस बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी आप लोग क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे, इनिशियल स्टेज पर हैं, तो इस तरह के बेसिक यूज केसेस भी बनेंगे उसमें। ठीक है, तो दिस इज डन फ्रॉम माय साइड। कोई और क्वेश्चन है? अटेंडेंस मार्क कर दी है सबने, अटेंडेंस मार्क कर दी। ये सारी स्लाइड्स अपलोडेड है, शायद डोमेन मॉडल वाली नहीं की हुई, वो भी मैं भी कर देती हूँ। मैम जी, ये बुक का कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर आप लोगों का एक यूज केसेस वाला है। 4, 5, 6, ये जो ई बुक मैंने यहाँ पर अपलोड की है। ओके मैम, ठीक है। मैम तो भी हमने ये तीनों चैप्टर तो नहीं पढ़े ना, अभी मैंने तो शुरू किया ये स्लाइड्स के जरिए। अच्छा, स्लाइड्स में जो आपकी मेन